अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। सिट्रोनेला की खेती पर एक जानकारी। अच्छी बढ़वार के लिए मिर्च की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। बदलते मौसम में कैसे करें मधु बॉक्सों और मधुमक्खियों की देखरेख। किसान भाइयों, यदि कृषि से लाभ प्राप्त करना है तो परंपरागत फसलों के साथ साथ आधुनिक तरीके से फल, सब्जी और औषधि फसलों की खेती करनी होगी, तभी आप कृषि से लाभ ले सकेंगे। इसी के तहत आज हम सिट्रोनेला की बात करेंगे। तो इसकी खेती करके किसान अधिक लाभ ले सकते हैं। तो जो किसान सिट्रोनेला की खेती करना चाहते हैं वो इसकी खेती किस तरह से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर DS नेगी। जैसा कि एक फसल है जिसको सिट्रोनेला या जावा सिट्रोनेला के नाम से जिसको लोग जानते हैं, इसकी खेती करके भी किसान अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसका उपयोग जो है खास करके सौंदर्य प्रसाधन में बड़े पैमाने पे इसका उपयोग होता है। इसके साथ ही साथ जो आपका मच्छर भगाने वाली जितनी क्रीम बनती हैं या लोशंस बनते हैं उन सब में भी जो है इसका प्रयोग होता है, क्योंकि इसमें मच्छर, इसके तेल में मच्छर को दूर रखने का एक गुण होता है। इसलिए इसकी उपयोगिता जो है पूरा, और साथ ही साथ जो है अन्य सौंदर्य प्रसाधनों में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तो बाजार में इसकी मांग जो है लगातार बनी रहती है। किसी भी फसल की खेती के लिए किसानों को ये जानना आवश्यक है कि उसकी रोपाई या बुआई का सही समय क्या है, साथ ही कौन सा क्षेत्र फसल विशेष के लिए उपयुक्त है, क्योंकि अगर आप इन सभी बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो फसल से जो लाभ मिलना चाहिए वह नहीं मिल सकेगा। अतः सिट्रोनेला की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र उपयुक्त है और इसकी उन्नत खेती के लिए और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, आइए जानते हैं। इसकी खेती करने के लिए खास करके तराई वाले इलाके, और समय में आप देखें कि सबसे बढ़िया समय वैसे बरसात का होता है, जब बारिश होती रहती है उस समय इसकी खेत पौध जो है रोपित की जा सकती है मुख्य खेत में। लेकिन जो कुछ किसान जिनके पास सिंचाई के साधन हैं और वो जो है उस तरह के किसान जो है इस समय भी जो है फरवरी मार्च में जो है इसकी खेती कर सकते हैं। खेत की तैयारी करते समय ये ध्यान रखें कि खेत में जब हम पौधे रोपण करने जा रहे हैं उससे पहले उसमें पर्याप्त नमी है कि नहीं है। अगर उसमें नमी नहीं है तो हम जो है उसको उसके लिए जो है पलेवा कर लें, पहले से सिंचाई करके जो है खेत को फिर जब वो तैयार होने लगा हो उस समय तैयार करें। वो उससे जो है हमारे पौधे जो है वो उनकी जो मोर्टेलिटी है या जो वो कम मरेंगे और अच्छे हमारे पौधे चलेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले जो है हम 2 जुताई अच्छे से कर लें और पाटा लगा के खेत को अच्छे से तैयार कर लें। और साथ ही साथ अगर अच्छा हो कि हमारे पास 10-12 टन अगर गोबर की खाद हो तो उसको हम अच्छी तरह से जो है अंतिम जुताई के समय खेत में मिला लें। और
साथ ही साथ जो हमारे पास जैसे कि इस फसल के लिए करीब लगभग जो है 120 किलोग्राम नाइट्रोजन और 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। तो इसमें ये ध्यान रखें कि पोटास और जो फास्फोरस की मात्रा है उसको हम जो है लगाते समय या जो लास्ट जो हम जुताई करते हैं उसी समय मिला दें, और 1/3 भाग जो है नाइट्रोजन का भी उस समय मिला दें। तो मुख्य बात यह है कि जब भी हम खेती करें तो हम अच्छी प्रजाति का उपयोग करें। तो खास करके जो सिट्रोनेला में है, तो जैसे कि मंदाकिनी है, मंजूसा है, बायो 13 है, ये कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जिनसे कि अच्छा तेल हमें किसानों को प्राप्त हो सकता है। तो इसकी खेती जो है पुरानी जड़युक्त कलमों से की जाती है, यानी कि जो पुराने पौधे होते हैं उनमें जो कल्ले होते हैं जिनमें की जड़ निकली होती है, उन जड़ों को हम अलग कर लेते हैं, और जड़ों को अलग करने के बाद जो है उसकी पत्तियां काट के और उसकी थोड़ी सी जड़ हल्की करके, कम करके, फिर हम जो है उसको पौधरोपण सामग्री तैयार करते हैं। और उसके बाद जो है करीब जो है 45 गुणा 30 सेंटीमीटर या 45 गुणा 45 सेंटीमीटर की दूरी पे हम इसको खेत में लगा सकते हैं। और उसके लगाने के तुरंत बाद हम इसमें जो है सिंचाई करते हैं, जिससे कि पौधे हमारे कम से कम मरें। और ये भी ध्यान रखें कि अगर इस बीच कुछ दिनों बाद आप देखें कि 15-20 दिन बाद अगर कुछ पौधे मर रहे हैं, तो उन पौधों के स्थान पर जो है नए पौधे जो है आप उसमें रोपित कर दें, जिससे कि पौधों की एक उचित संख्या जो है प्रति हेक्टेयर में बनी रहे और हमें उचित मात्रा में जो है तेल का उत्पादन मिल सके। रोपाई के तुरंत बाद सिंचाई करें। यदि आप फरवरी या मार्च में रोपाई करते हैं तो मई माह तक नियमित सिंचाई करते रहें। अगर बरसात में रोपाई करते हैं तो अक्टूबर माह से सिंचाई की जरूरत पड़ती है। लेकिन सिंचाई में एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि फसल में ना तो अधिक पानी लगे और ना ही नमी की कमी हो। इसके अलावा रोपाई के 1-1.5 माह बाद खरपतवार अधिक दिखाई दे तो एक निराई गुड़ाई कर दें। उसके बाद आवश्यक हो तभी निराई गुड़ाई करें। जहां तक खड़ी फसल में यूरिया के प्रयोग की बात है, तो प्रत्येक कटाई के बाद 225 किलोग्राम यूरिया को 3 भाग में बांटकर फसल में प्रयोग करें। तो उसके बाद एक बार आप उसको मुख्य खेत में लगा लें, तो उसके बाद ये देखें कि 4-5 महीने बाद जो है आप इसकी फसल की कटाई कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि जब भी आप कटाई करें, कटाई का ध्यान ये रखें, आप जब कटाई करने का समय हो उस समय ये ध्यान रखें कि उस समय दिन जो है पूरा धूप वाला दिन हो और उस दिन बदली ना हो। अगर बदली होगी तो आपका तेल की गुणवत्ता कम होगी, अच्छी नहीं होगी, और तेल की मात्रा भी कम होगी। इसलिए जब भी कटाई करें तो जो है धूप वाले दिन करें, जिस दिन अच्छी खासी धूप खिली हो उस दिन आप इसकी कटाई करें। और कटाई करने के बाद जो है आपको उससे जो है तेल प्राप्त होगा जो, तो उसको आप सुरक्षित करके रख सकते हैं। तेल को अच्छी तरह से रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जानते हैं जैसे कि तेल अगर हवा के संपर्क में ज़्यादा दिन तक रहेगा तो ख़राब हो जाता है। इसलिए जो है आप तेल को रखने के लिए जो है स्टेनलेस स्टील के बर्तन का उपयोग करें, और अगर आपकी स्टेनलेस स्टील नहीं है तो कांच के बर्तनों का उपयोग भी किया जा सकता है। लेकिन ये बात ध्यान रखें कि तेल जब भी हम उन बर्तनों में भरें तो वो पूरा ऊपर तक पूरा फुल रहे, जहाँ तक उसकी कैपेसिटी है वहाँ तक वो फुल रहे, क्योंकि उसमें अगर वो फुल रहेगा तो हवा की मात्रा उसमें कम से कम रहेगी और तो तेल जल्दी ख़राब नहीं होगा। इसके साथ ही साथ उसको जो है सूखे स्थान पर, जहाँ पे नमी ना हो और जहाँ पे ज़्यादा धूप ना पड़ती हो, ऐसी जगहों पे रखें जिससे कि वो काफ़ी दिन तक सुरक्षित रह सके। तो सिट्रोनेला में एक बार आप लगा दें, सबसे बड़ी मुख्य बात यह है कि ये 5 साल तक आपके खेत में बना रहता है। एक बार आपने रोपण कर दिया तो 5 साल तक आप इसकी देखभाल करें और इससे अच्छा तेल प्राप्त कर सकते हैं। और 5 साल तक के बाद भी अगर खेती करनी है तो आपको जो है पौधरोपण सामग्री भी आपके खेत से आपको मिल जाएगी। तो एक बार अगर करीब जो है 1 साल में लगभग जो है, जैसे इस इलाके में जो है करीब जो है 2 से 3 कटाई इसमें आराम से कर सकते हैं साल में। और 2 से 3 कटाई के अंतर्गत जो आपको 200 से लेके 220 किलोग्राम तेल जो है करीब जो है प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर जो है आपको प्राप्त हो सकता है। और इसका बाज़ार भाव भी अच्छा रहता है, करीब 800-900 रुपये किलो तक जो है इसका बाजार, या कभी कभी जो है 1200 रुपये किलो तक यह भी इसका प्रति लीटर जो है प्रति केजी जो है बाज़ार में बिक जाता है, तेल जो है बाज़ार में बिक जाता है। तो इसमें ध्यान देने की वाली बात है कि बाज़ार भाव जो है ऊपर नीचे होता रहता है, तो इसमें ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन भाव ये है कि आपको जो है आप ये कर सकते हैं कि गुणवत्ता एक तो तेल जो है बाज़ार में बेचें।
जैसा कि आप जानते हैं कि इन फसलों में जो है इनको हम सगंध फसलें या सुगंधित फसलें कहते हैं, क्योंकि इनके किसी न किसी भाग में, चाहे पत्ती में, तने में, जड़ में या किसी फूल में जो है सुगंधित तेल हमें मिलता है। तो उस सुगंधित तेल को निकालने के लिए सबसे मुख्य बात यह है कि हमें एक यूनिट की आवश्यकता होती है जिसमें कि हम आसवन विधि से जो है तेल निकाल सकें, क्योंकि आप जानते हैं कि इसका तेल जो है आसवन विधि से निकाला जाता है। और इसमें क्या होता है कि जिस भी भाग में जो है, जैसे कि सिट्रोनेला की बात करें तो पत्तियों में इसमें तेल होता है, तो उसको जो है उस पत्तियों को जो है हम जो है पानी के साथ गर्म करके फिर जो है इसका और ठंडा करके फिर जो तेल और पानी को अलग कर लेते हैं और तेल को अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं। तो इसके लिए आपको जब एक यूनिट छोटी लगानी पड़ेगी, अगर आपके आसपास क्षेत्र में है तो बड़ी अच्छी बात है। ये ध्यान रखना है कि इसकी खेती तभी करें जब आपके पास यूनिट की उपलब्धता हो। तो जो यूनिट की कीमत होती है वो उसके स्टील पे डिपेंड करती है। अगर उसका स्टील हल्की क्वालिटी माइल्ड स्टील है तो उसकी कीमत कम होती है, और अगर वो स्टील स्टेनलेस स्टील है तो उसकी कीमत ज़्यादा होती है। इसके साथ ही साथ जो यूनिट की कीमत होती है वो इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप कितनी कैपेसिटी का, ये कितनी कुंटल कैपेसिटी का आप जो है यूनिट बना रहे हैं। जैसे लगभग 5 कुंटल कैपेसिटी का जो स्टेनलेस स्टील का जो यूनिट होती है उसमें लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए जो है खर्चा आता है। लेकिन ये सिट्रोनेला के लिए आप जो है माइल्ड स्टील का भी उपयोग कर सकते हैं और उसका दाम जो है उससे काफ़ी कम होते हैं। तो उस तरह से आप उसकी टंकी, उसकी जो है यूनिट बना सकते हैं। इसके लिए खास करके लिए इसकी खेती करने के लिए और साथ ही साथ जो है इसकी यूनिट लगाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो है सब्सिडी दी जाती है और उसमें जो है आप उसका भी लाभ ले सकते हैं। तो खेती करने के लिए अलग से और जो है उसका जो यूनिट लगाने के लिए अलग से जो है सब्सिडी ले सकते हैं। तो बैंकों के द्वारा भी आपको जो है इससे जो है उसका आपको सहायता की जा सकती है। और जो खेती में जो जंगली जानवरों की समस्या, उससे भी आप वो जंगली जानवर भी इन फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो इसलिए जो है इसकी खेती करना एक लाभदायक व्यवसाय जो है तराई के क्षेत्र में हो सकता है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे राज्य के जिन किसानों ने मिर्च की रोपाई फरवरी माह में की थी वो अभी बढ़वार की अवस्था पर है और इस समय फसल में कुछ कार्यों को करना जरूरी है, तभी आगे भी फसल की बढ़वार अच्छी होगी और फलन भी अधिक होगा। तो इस समय मिर्च की फसल में कौन कौन से कार्यों को करना है, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं एक कृषि वैज्ञानिक। किसान भाइयों, आज मैं आपको मिर्ची की उन्नत खेती के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। मिर्ची हरी मिर्च के रूप में और लाल मिर्च के रूप में मसाले में हमारे देश में काफ़ी अधिक मात्रा में उत्पादित की जाती है। किसान भाइयों, मिर्ची की पौध लगाने के लिए मिर्ची की 1 मीटर से 6 मीटर तक की लंबी क्यारी बना लेते हैं। मिर्ची की जो हम रोपाई करते हैं, रोपाई में 60 से 30 सेंटीमीटर की दूरी अपनाते हैं। जहाँ हाइब्रिड मिर्ची लेते हैं वहाँ उस जगह पर, क्योंकि इसका जो पौधा है ज़्यादा जगह घेरता है और उत्पादन भी हमें ज़्यादा प्राप्त होता है। किसान भाइयों, इसकी रोपाई करने के बाद में फिर मिर्ची की देखरेख शुरू हो जाती है। किसान भाइयों, मिर्च की फसल के साथ कुछ खरपतवार भी उग जाते हैं, जो कि फसल के साथ खाद, उर्वरक, हवा, पानी तथा प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे मिर्च के पौधों का सही विकास नहीं हो पाता और उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए आप अपनी फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें।
कभी कभी देखने में आता है कि खरपतवार हो जाते हैं, कहीं घास हो जाती है, कहीं किसी प्रकार का, इस प्रकार के जो खरपतवार हो जाते हैं तो इन्हें निदाई गुड़ाई करते रहना चाहिए, और जिससे निदाई गुड़ाई करने से जो उसमें फफूंदी नाशक रोग आते हैं वो भी उससे नियंत्रित हो जाते हैं इस प्रबंधन से, और हमारी फसल में खरपतवार भी निकल जाते हैं, मिट्टी भी खुल जाती है, जिससे हमारे पौधों की जो बढ़वार है वो अच्छी होती है और हमें उत्पादन अधिक से अधिक प्राप्त होता है। किसान भाइयों, फसल की निराई गुड़ाई करने के बाद यूरिया उर्वरक की 50 से 55 किलोग्राम मात्रा को प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि आपको अपनी मिर्च की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सके। इसके अच्छे उत्पादन के लिए अभी जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है तो पानी का भी इसमें हमें प्रबंधन करना बहुत आवश्यक होता है। हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी मिर्ची में जो मौसम कितना गर्म है, कितनी हवाएं चल रही हैं या कितना तापमान चल रहा है, उस हिसाब से पानी का थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। वैसे गर्मियों के मौसम में 10 से 20 दिन के अंतराल पर पानी लगता है, कहीं पर 10 दिन में लगेगा, कहीं किसी खेत में 15 दिन में लगेगा, तो किसी खेत में जो गहरी ज़मीन है वहाँ 20 दिन में भी पानी लग सकता है। तो ये थोड़ा सा निरीक्षण करने की बात है, हमें देख रेख करने की बात है कब हमारी फसल में पानी जो है, मिर्ची की फसल पानी मांग रही है, 10 से 20 दिन के अंतराल पर हमें पानी उसमें देने की आवश्यकता पड़ेगी। मिर्च की फसल को कुछ कीटों व रोगों द्वारा अधिक हानि पहुंचाई जाती है, और यदि आपने इन कीट व रोगों का शुरुआती अवस्था में नियंत्रण नहीं किया तो ये कीट मिर्च की फसल को खराब कर देंगे और आपको कम उत्पादन की प्राप्ति होने से आर्थिक हानि का सामना करना पड़ेगा। तो कैसे करें इन कीट व रोगों का नियंत्रण, आइए जानते हैं। मिर्ची में फिर धीरे धीरे इसमें इसका निरीक्षण करते रहना चाहिए। जब हमें लगता है कि हमारी फसल में कुछ पौधे की पत्तियां टेढ़ी मेढ़ी या सिकुड़ रही हैं, कुकुड़ रही हैं, या इस तरह का कुछ यानी वायरस जनित कुछ रोग आ रहा है, ऐसा हमें प्रतीत होने लगता है, जिसको चुर्रा मुर्रा रोग कहते हैं, ये भी रोग इसमें आने की संभावना होती है। और कुछ सफ़ेद मक्खी या कुछ थ्रिप्स नाम के छोटे हरे मच्छर, ऐसे कीट भी आ जाते हैं और इस रोग को बहुत तेज़ी से बढ़ा देते हैं। किसान भाइयों, अगर चुर्रा मुर्रा इस तरह का आपको इसमें बीमारी दिखाई दे तो मेलाथियान या डाइमेथोएट दोनों में से कोई भी दवा आप 750 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी में घोल बना करके 10 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करेंगे तो ये थ्रिप्स और ये सफ़ेद मक्खी और ये जो चुर्रा मुर्रा नाम का रोग है, इसका नियंत्रण आसानी से हो जाता है। मिर्ची में एक रोग और आता है जिसे फ्रूट रॉट यानी फल सड़न रोग के नाम से भी जाना जाता है, या पत्तियों पर पत्ती धब्बा रोग के नाम से भी जानते हैं। ये रोग धीरे धीरे भूरे काले रंग के, गहरे भूरे रंग के धब्बे, गोल गोल धब्बों से शुरुआत होती है और धीरे धीरे ये फलों पर भी चला जाता है और फल में गोल गोल रिंग बनना शुरू हो जाती हैं और जिससे फल सड़ जाता है और हमारी फसल को काफ़ी नुकसान होता है। किसान भाइयों, अगर इस तरह का रोग हमारी फसल में दिखाई देता है तो इसमें मैनकोजेब नाम की जो दवा है उसका छिड़काव करें। 10-10 दिन के अंतर पर 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करेंगे तो इस रोग का आसानी से नियंत्रण हो जाएगा और हमें जो है उत्पादन भी अच्छा प्राप्त होगा। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, इन दोनों मौसम में परिवर्तन का दौर चल रहा है। कभी अधिक गर्मी बढ़ जाती है तो कभी बारिश हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में जो किसान मधुमक्खी पालन से जुड़े हुए हैं उनके सामने इस समय कई समस्याएं आ रही हैं, जिनमें मधुमक्खियों के आहार, शत्रु कीटों का प्रकोप, बगछुट की समस्या प्रमुख है। तो इन समस्याओं का निदान आप कैसे करें, इस बारे में अपने सुझाव दे रहे हैं जिला रांची के प्रगतिशील मधुपालक राधाकांत गिरी।
किस तरह का प्रबंधन हमारे मधुमक्खी पालन के लिए किया जाता है और प्रबंधन किन किन चीज़ पर करके हम उत्पादन ज़्यादा ले सकते हैं, अपनी आय बढ़ा सकते हैं, इस बारे में हम विस्तार पूर्वक थोड़ा सा जानकारी दे रहे हैं। हमारे जो भी किसान भाई इस मधु पालन का कार्य से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये सलाह है कि जो मधुपेटी है उसमें ये 2 पार्ट होते हैं, शिशु खंड और मधु खंड। तो शिशु खंड से मधु हम नहीं निकालते हैं। मधु खंड में जब हमारा मधु 80% सील हो जाता है तब उससे हम मधु निकालते हैं। बसंत ऋतु के समय मधुपेटी में नर का ये जन्म होता है और रानी का नए सेल बनता है। इस सेल से हमारा मधुमक्खी अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो एक बॉक्स, एक मधुपेटी से कई कॉलोनी जो स्वार्मिंग हम लोग बोलते हैं वो स्वार्म हो जाती है, छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा होकर अलग अलग जगह पर जाके बैठ जाती है। इससे हमारा जो मधुपेटी में मधुमक्खी की संख्या है वो कमज़ोर हो जाती है और हमारा उत्पादन कम हो जाता है। हमको मधुमक्खी को विभाजन से बचाने के लिए सबसे पहला तो कार्य करना है कि जो रानी का जिसको क्वीन सेल बोलते हैं वो बनता है तो उसको हमको तोड़ के नष्ट कर देना है। दूसरा में मधु जैसे ही भर जाए मधु निकाल लेना है। इससे भी मधुमक्खी का जो स्वार्मिंग का ये बना हुआ रहता है मूड वो चेंज हो जाता है और फिर मधुमक्खी अपना कार्य में लग जाती है, तो इससे हमारा उत्पादन काफ़ी बढ़ जाता है। दूसरा बात है कि हमको मधुपेटी खोलने समय नकाब में दस्ताना पहन लें, हाथ में दस्ताना लगा लें, ये माथा में ग्लोव्स लगा लें और धुआं जो स्मोकर है उसका भी हम प्रयोग करें जिससे कि हमको डंक कम से कम मधुमक्खी मारे। जो मधुमक्खी हमें डंक मार देती है वो मधुमक्खी मर जाती है। गर्मी के मौसम में मधुमक्खियों को गर्मी से बचाने के लिए मधुबक्सों के रखरखाव का उचित प्रबंधन करना होता है। तो आप मधुबक्सों का रखरखाव किस प्रकार करें, आइए जानते हैं। गर्मी में हमारा जो तापमान है काफ़ी बढ़ जाता है, उस समय हमें पेड़ के नीचे इसको बगान में या तो फिर कृत्रिम रूप से इसको छायादार बना के रखना पड़ता है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़े तो हम लोग जूट का बोरा को भिंगा के सुबह के समय 9-10 बजे बोरा बक्सा के ऊपर में मधुपेटी के ऊपर में रख देंगे, जिससे कि हमारा ये बक्सा जो है सो ठंडा बना रहे और हमारी मधुमक्खी काम करना माने अच्छा से काम करे। मधुमक्खी पेटी के अंदर का तापमान हमारा 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच रहता है, तो इस चीज़ को हमको ध्यान में रख के काम करना पड़ेगा। मधुमक्खियों से अधिक शहद प्राप्त करने के लिए उन्हें पराग हेतु फूलों की आवश्यकता होती है, लेकिन एक ही क्षेत्र में हर समय फूलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसलिए फूलों की कमी होने पर अधिक फूल वाले स्थान पर ले जाना चाहिए। इसके लिए हम सबसे पहले अगर सरगुजा की देखें झारखंड में, तो झारखंड के कुछ जिले गुमला, सिमडेगा और अब निकटवर्ती जो राज्य हमारा है छत्तीसगढ़, ये सब में विशेष वहाँ से उत्पादन करते हैं शहद का। इसके बाद हम लोग मार्च में मुजफ्फरपुर आ जाते हैं, जो कि पूरे देश में लीची के लिए एक माने अपना अलग महत्व रखता है और लीची के साथ साथ यहाँ का जो मधु का मिठास है ये भी अपना एक अलग पहचान है। तो इसमें हम लोग बक्से को स्थानांतरित करके वहाँ ले जाते हैं। तीसरी जो हमें दुनिया में वर्ल्ड में जो अपना स्थान रखने वाला शहद है वो करंज है। मधुमक्खियों को कुछ शत्रु कीटों के कारण भारी हानि होती है, तो हानि पहुंचाने वाले शत्रु कीट कौन कौन से हैं तथा इनकी रोकथाम कैसे करनी चाहिए, आइए जानते हैं। तो बरसात में सबसे ज़्यादा तो ये 2-4 जो दुश्मन है उस पर हम बात कर लेते हैं। पहला दुश्मन हमें चींटी, दूसरा हमारा टिटेंगा बोलते हैं, तीसरा हमें बरसात के समय मेढक है और जो हम लोग आज तक अपना अनुभव में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ देखे हैं वो है तुमिल, जिसको कि बर्रा भी बोलते हैं। अगर कम संख्या में बर्रा आए तो उसको हम लोग को मारते रहना चाहिए और उसका जो घोंसला है, जो उसका रहने का ये छत्ता है, उसको अगर पता लगा के हम लोग को रात को मसाल से जला देना, नष्ट कर देना चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा एकदम ये आतंक फैला दे भंवरा, तो उस समय उस परिस्थिति में हम लोग को खुद मधुमक्खी जो पेटी है उसको दूसरे जगह पर स्थानांतरित कर देना चाहिए। तो इस तरह से हमारा जो बक्से ये हम जो इटालियन मधुमक्खी आज पाल रहे हैं, इसमें प्रत्येक वर्ष अगर मौसम ठीक ठाक रहा तो हमारा झारखंड का जो अनुभव रहा है इतना दिनों का, इसमें 60 से 80 केजी तक मधु का उत्पादन किया जा रहा है।
अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से एक या फिर दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है प्रतापपुर गोरखपुर के संदीप सिंह ने। आपने कटहल के बाग में इस समय किए जाने वाले प्रबंधनों पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज मैं आपको कटहल की बागवानी के बारे में थोड़ा सा विशिष्ट बिंदुओं पे जानकारी देना चाह रहा हूँ। कुछ ऐसे कीड़े हैं जैसे मैंगो मिली बग, सफ़ेद रंग का चपटा कीड़ा, जो इस समय प्रभावी रूप से कटहल के पौधों को नुकसान पहुंचाता है। क्योंकि फूल होता है उसमें खुशबू होती है, इसलिए ये कीड़ा ऐसे फूलों को फल बनने से पहले ही चूस कर फल को ड्रॉप कर देता है। इसलिए ज़रूरत है हमें कि मैंगो मिली बग का भी नियंत्रण करें। वैसे इसका नियंत्रण दिसंबर लास्ट और जनवरी के महीने से प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि ये कीड़ा नीचे से ऊपर चढ़ना प्रारंभ करता है और जैसे ही फूल निकलता है फूलों का रस चूसना प्रारंभ कर देता है। उस समय हमें चाहिए कि हम जो कॉन्टैक्ट और सिस्टेमिक पेस्टिसाइड हैं जैसे कि मोनोक्रोटोफास 1 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर, चूँकि अगर बड़ा है 25-30 साल पुराना पेड़ है तो कम से कम 20 लीटर पानी लगेगा। 20 लीटर में 20 ml दवा का सलूशन बना के और उसको विधिवत तरीके से छिड़काव करें। पूरे पौधे को कहते हैं कि धुलाई कर दीजिए और उसको एक बार 1 सप्ताह के अंतराल के बाद पुनः उसकी धुलाई कर दीजिए। एक चीज़ और है, इसमें भी एक रोग होता है। यद्यपि इसको पहचानना आप थोड़ा कंफ्यूज न कर जाएं। कटहल में मेल और फीमेल फूल अलग अलग होते हैं। जो मेल फूल होता है उसकी सतह चिकनी होती है और उसके ऊपर पॉलिन ग्रेन्स रहते हैं, जो पॉलिनेशन के बाद 1 सप्ताह 10 दिन बाद काले पड़ते हैं और फिर गिरने लगते हैं। खर्रा रोग में भी सफ़ेद पहले फलों पे पाउडर जैसा दिखाई देता है, बाद में फल काला पड़ के गिरने लगता है। लेकिन जो फीमेल फल हैं उनकी सतह खुरदरी होती है, उनका रंग गहरा हरा होता है। इसलिए पहचान कर अगर आपको खर्रा रोग का लक्षण दिखाई देते हैं, सफ़ेद पाउडर जैसा दिखाई देता है फीमेल फलों पर भी, तो आपको ज़रूरी है कि मोनोक्रोटोफास दवा के साथ घुलनशील गंधक 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी की दर से इसका भी छिड़काव कर दें, ताकि कीड़े के साथ साथ ये हानिकारक जो बीमारी इसका भी नियंत्रण हो जाए। दूसरी बात किसान भाइयों, इस समय हमें पेड़ के चारों तरफ बगीचे में पूरे में साफ़ सुथरा रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब बहुत सारे खरपतवार रहते हैं तो खरपतवार भी पोषक तत्वों का तो ह्रास करते ही करते हैं, ऊपर की मिट्टी को भी टाइट बना देते हैं, जिससे हवा का प्रवेश कम हो जाता है। पौधों में अनावश्यक में संतुलित मात्रा में पोषक तत्वों की आपूर्ति नहीं हो पाती और उस स्थिति में भी फल ड्रॉप करने लगते हैं। इसलिए दूसरी हमारी प्राथमिकता है कि बगीचे को हम साफ सुथरा रखें। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है andata.up@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अरहर में हानिकारक कीट, फली बेधक और फल मक्खी का नियंत्रण।
अच्छी पैदावार के लिए परवल की फसल में जरूरी कार्य। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को आप दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।